दोस्तों ये सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन दबा के आपको हमारे मेडिकल ज्ञान संबंधित जो वीडियो हैं वो कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी लगभग रात के 10 बजे हैं। ठंड काफ़ी बढ़ गई है हमारे यहाँ पे और फ़िलहाल जो टेम्परेचर मैं देख रहा हूँ वो लगभग 10 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है। और आज का टॉपिक भी हमारा जो वो ठंड से रिलेटेड ही है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे लोगों के आगे जो उंगली, हाथ की और पैर की उंगली हैं वो सूज के लाल हो जाती हैं। वहाँ पे खुजली और दर्द वाली जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। मतलब सडन रेड पेनफुल swelling, inflammation, itching due to the continuous exposure of cold। इसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसको हम चिलब्लेंस एक्चुअली जो मेडिकल टर्म है उसमें बोलते हैं, और परनियोसिस भी इसको कहते हैं। और इसमें ये वाली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको ये प्रॉब्लम होती है और बहुत कठिनाई का सामना वो करते हैं पूरी जो ये ठंड का मौसम है, इस पूरे ठंड के मौसम में। तो इसी पे हम आज डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है, क्या इसका जो मैनेजमेंट है हम नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, अपने घर पे होम रेमेडीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी और साथ में होम्योपैथी रेमेडी भी कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, और उसी पे हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा टेक्निकल भी समझेंगे इसका। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन होता है घंटी का वाला उसको जो प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आपको सबसे पहले वीडियो जो है वो देखने को मिल जाए। तो चिलब्लेंस की हम बात करते हैं। एक्चुअली ये एक स्किन प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं इसको, और सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की। दोनों चीज़ें ही इसमें हो जाती है। थोड़ा अगर मेडिकल फैक्ट हम इसका समझें तो या मिक्स करके दोनों तरीके से हम इसको देखें, थोड़ा मेडिकल और थोड़ा नॉर्मल जो स्थिति है वो ऐसे है कि हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में सेंसर आप उन्हें बोल सकते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में हम स्किन के नीचे हमारी बहुत सारी सेंसरी नर्व्स होती हैं जो किसी टाइप की फीलिंग को, किसी टाइप की सरफेस के जो फीलिंग होती है उसको हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं। और उन सेंसरी नर्व से ही हम ठंड और गर्मी का जो एहसास है वो करते हैं। कहीं चोट लग रही है, वो सारे एहसास, सारे जो फीलिंग्स हैं वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू ही माइंड के पास पहुंचते हैं। फिर ये ठंड और गर्मी इसको जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए, महसूस करने के लिए जो है रिसेप्टर्स वहाँ पे स्किन में होते हैं। तो वहीं कुछ थर्मो रिसेप्टर होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो जब हम कोल्ड के एक्सपोजर में कंटिन्यूस रहते हैं या एकदम से बहुत ज़्यादा कोल्ड में चले जाते हैं तो वो थर्मो रिसेप्टर एक्चुअली एक्टिवेट होके और फिर सेंसरी नर्व्स के थ्रू सिग्नल जो है वो हमारे ब्रेन को भेजते हैं। तो फिर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होके वहाँ से उस पर्टिकुलर जो जगह होती है जहाँ पे एक्सपोजर हुआ है उस जगह की जो क्योंकि ठंड का एक्सपोजर हुआ है तो उस जगह की जो कैपिलरीज होती हैं, आपकी सिंपल सी भाषा में जो नसें वहाँ पे होती है वो उनको सिकोड़ देता है कि भाई जो टेम्परेचर है उसका लॉस ना किया जाए, वहाँ पे गर्मी बना के रखी जाए। क्योंकि जो ब्लड की वजह से ही जो है हमारी बॉडी में गर्मी होती है, तो वहाँ पे एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे पैदा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से जो ब्लड कैपिलरीज हैं और जो वहाँ पे
एक तरीके से जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो साइज़ है वो थोड़ा कम हो जाता है। और जब ब्लड का साइज कम हो जाएगा यानी कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड कम जाएगा, वहाँ पे ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुँचती है। ऑक्सीजन कम जाएगी तो वहाँ पे एक हाइपोक्सिक कंडीशन जो होते हैं, मतलब हाइपोक्सिया वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी जिसको हम बोलते हैं। और जब ऐसी ये कंडीशन क्रिएट होने के कारण, इस कंस्ट्रिक्शन के कारण वहाँ पे एक मास सेल एक्टिवेशन जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ पे एक मास सेल एक्टिवेशन हो जाता है। उस मास सेल एक्टिवेशन के कारण वहाँ पे एक सब्सटेंस जो है वो बनता है, हिस्टामिन उसे बोलते हैं हम। और हिस्टामिन जो है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, चौड़ा कर देता है। इसलिए जो बहुत सारी जो अस्थमा की जो रेमेडी है वहाँ पे भी हिस्टामिन्स, और जो नज़ले जुकाम की रेमेडी है उन पे भी हिस्टामिन्स जो है वहाँ पे दिया जाता है, ताकि जो हमारे फेफड़ों में उनकी जो वहाँ पे जो वेसल्स होती हैं ऑक्सीजन को कैरी करने की वो चौड़ी हो जाए, कंस्ट्रिक्शन फील ना लगे, मतलब सांस अच्छे से आता रहे। तो यहाँ भी हिस्टामिन वही काम करता है उस पर्टिकुलर जगह की। फिर जो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुई है उस सेंसरी सिग्नल की वजह से, उससे वहाँ से फिर रिएक्शन हुआ है माइंड की हाइपोथैलेमस की वजह से, तो उनको फिर वो चौड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है उनको हिस्टामिन। तो वहाँ पे क्या होता है, उस कंडीशन में कुछ रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी जो है वो कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस आती है। और एक आरबीसी कलेक्ट होने की वजह से कुछ ब्लड में एक और जो सब्सटेंस होता है न्यूट्रोफिल्स, वो कैपिलर से बाहर निकल के वहाँ स्किन के जो आसपास है वो थोड़ा सा छन के बाहर, उनको एकदम से फैलने की वजह से वो छन के बाहर आ जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे वो खुजली होती है न्यूट्रोफिल्स के लीकेज की वजह से, एक तरीके से देखा जाए तो फिर इस पूरी कंडीशन में वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, फिर खुजली भी होती है, वहाँ पे पेन भी होता है कई बार ब्लड सर्कुलेशन सही से ना होने की वजह से। और वहाँ ब्लड कंटिन्यूस अगर वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा तो फिर वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है, जो लोग डायबिटिक हैं या जो दूसरी प्रॉब्लम जिनके साथ हैं, उनको वहाँ पे गैंग्रीन मतलब सडन उन पर्टिकुलर उंगली के अगले हिस्से में या ऐसी जगह जो है वो सडन की स्थिति भी पैदा हो जाती है। लेकिन ये सबको नहीं होता है, ऐसा नहीं कि ये सभी को होता है, ज़्यादातर ये फीमेल को होता है वैसे। और फीमेल में भी फिर वो जो ज़्यादा टेंस रहती हैं, या जिनमें पहले से ही खून की कमी है, एनीमिया जिन लोगों को है, या हाइपोथायराइड वाले लोगों को ज़्यादा होता है, या पानी में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये ज़्यादा होता है। तो ये एक सिंपल सिचुएशन ये किनको ज़्यादा होता है और कब ये होता है, और जब होता है तो फिर ये कैसे कैसे होता है, वो प्रोसीजर मैंने आपको बताया। तो ये पूरी सिचुएशन को हम जो है वो चिलब्लेंस बोलते हैं, परनियोसिस आप इसको उसकी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, टेक्निकल या मेडिकल लैंग्वेज में। अब हम इसके बात करें कि भाई हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं घर पे नॉर्मली बिना किसी मेडिकेशन के, हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो हमें जिन लोगों को ये होता है उनको ठंड से बचना चाहिए। ठंड स्टार्ट होते ही, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, उनको अपने हाथ और पैरों को कवर, वुलन के कपड़ों से कवर करके रखना चाहिए, खासकर पैरों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और आग पे सेकना नहीं चाहिए कभी भी, ये ध्यान रहे। हाँ, गर्म पानी में आप इसको ज़रूर डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के, सीधा नमक थोड़ा सा डाल के गर्म पानी में, और फिर उसमें आप उन पर्टिकुलर पार्ट्स को, हाथ की उंगली या पैर की उंगली को रखेंगे तो ना हो उसको भी आराम, बचाव मिलेगा, और हो चुका है तो उसमें भी इसमें जो है वो आराम मिलेगा। ठंड से थोड़ा बचाव रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, और ये सिंपल इसका आप थोड़ा सा जो मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे आप रहते हैं और क्या फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। अब हम बात करें इसके इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी दोनों में ही, अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं रेमेडी भी सेम हो जा रही है। जैसे पल्सेटिला इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है,
होम्योपैथी में यूज़ होती है बहुत बड़े स्केल पे चिलब्लेन्स के लिए। और एगरिकस भी इसकी लगभग स्पेसिफिक रेमेडी है होम्योपैथी में, जो हर पेशेंट को किसी भी कंडीशन में वो काम करती है। पेटेंट रेमेडीज को वहाँ पे एग्रीकस को बोला जाता है चिलब्लेन्स की। और हमारे पास पल्सेटिला भी है A3 में और एग्रीकस भी है WE में। तो हमारे यहाँ हम क्यों ना A3, F1, WE और S5 और C3 इसका इस्तेमाल करें, और बिल्कुल ये उस पर काम करेगा। S5, A3, F1 और WE इसको आप लेंगे D5 में ले सकते हैं, क्योंकि हमें ब्लड सर्कुलेशन भी वहाँ पे मेंटेन रखना है। और जो सिचुएशन पैदा हो गई है उसको, सूजन है, वो सारी चीज़ें हैं उनको भी कम करना है। तो मैंने देखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ ना जाके अगर न्यूट्रल जो सिचुएशन है, न्यूट्रल जो रेमेडी है उसको यूज़ किया जाए तो उसमें वो अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप S5, F2, A3, WE, जलन वाली सिचुएशन भी कई बार होती है, तो जलन वाली सिचुएशन है तो आप इसमें BE भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब गर्म पानी में, वैसे ही नमक वाले गर्म पानी में आप 20-25 बूंद इसके डाल के यूज़ करेंगे तो इसे जल्दी से आपको इसमें बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर होम्योपैथी, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नॉर्मल इसका मैनेजमेंट था, ट्रीटमेंट था। अगर हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो एग्रीकस मैंने आपको बता दिया, एग्रीकस 30, और जो पल्सेटिला 30 है ये काफ़ी बड़े स्केल पे इसमें यूज़ होती है रेमेडी। इसके अलावा अगर रेडनेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लालपन आपको दिख रहा है तो बेलाडोना 30 यूज़ करते हैं। बेलाडोना 30 2-2 बूंद, सभी रेमेडी की, होम्योपैथी की 2-2 बूंद जीभ पे आपको लेनी है। और पेट्रोलियम भी वहाँ पे काम करती है, पेट्रोलियम 30 की 2-2 बूंद जीभ पे। और स्किन की जो ईचिंग है उसको आराम करने के लिए वहाँ पे रस्टोक्स 30 का यूज़ किया जाता है। तो ये लगभग 5 रेमेडी है जो काफ़ी बड़े स्केल पे चिलब्लेन में यूज़ की जाती है। सल्फर 30 का यूज़ भी होता है, लेकिन 1 या 2 डोज दे के बस फिर आगे ट्रीटमेंट दूसरा इसमें स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये 4-5 होम्योपैथी की रेमेडी है, 5-6। इसके अलावा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मैंने आपको बता दिया, जो मेन चैनल हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे जो सारे सिम्टम्स हैं उन सबको, ये रेडनेस, स्वेलिंग और ये सारी जो कंडीशन है इसको WE कवर कर देता है। ईचिंग वाली जो प्रॉब्लम है उसको C3 कवर कर देता है, S5 एंड C3 कवर कर देते हैं, पेन को F1 कवर कर देता है। तो ये एक पैकेज पूरा जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसके लिए बनता है। और हम सब लोग भी जो है, जो पेशेंट आते हैं उनके साथ साथ फैमिली में हम इसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अब आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।